नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कि क्या आईएसआईएस के साथ गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला है उन्होंने कराया है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का क्या खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से कोई लिंक है, इसकी संभावना लगातार बढ़ रही है। दरअसल मुर्तजा के आतंकी संगठनों से संपर्क की जांच के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आईएसआईएस के आतंकी के हाथ में वैसा ही हथियार दिख रहा है जैसा मुर्तजा के हाथ में था। 25 मार्च को आईएस इंडिया नाम के संगठन की ओर से जारी किए गए इस वीडियो के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मुर्तजा दुनिया भर में खौफ का पर्याय बन चुके आईएसआईएस का मोहरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 मिनट का ये वीडियो 25 मार्च को टेलीग्राम पर जारी किया गया था। इसमें मौजूद नकाबपोश आतंकी भारत में 4 स्लीपर सेल होने का दावा करते हैं। वीडियो की भाषा बेहद भड़काऊ है। इसमें देशी हथियारों को दिखाया गया है जिसमें वो गंडासा या बाकी भी शामिल है जिसे हाथ में लेकर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस वीडियो का गोरखपुर हमले से कोई लिंक है? क्या इस वीडियो से आईएसआईएस ने पहले ही हमले का इशारा कर दिया था? क्या मुर्तजा का इस वीडियो से सीधा संबंध है या उसने इस वीडियो को देखने के बाद ही बाकी को हमले के लिए हथियार चुना? हालांकि इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी पुलिस पहले ही कह चुकी है कि जांच में जो दस्तावेज मिले हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास मिले लैपटॉप में विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के भड़काऊ भाषण वाले वीडियो भी मिले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें इस्लामिक स्टेट के भी कई वीडियो मिले हैं जिन्हें हमले से पहले मुर्तजा ने कई बार देखा था। अभी ये साफ नहीं है कि टेलीग्राम पर जो वीडियो जारी किया गया था वो भी मुर्तजा के लैपटॉप में था या नहीं था। वो जांच में ये भी पता चल रहा है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले तक मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपए भेजकर फंडिंग मुहैया कराई थी और ये तथ्य सामने आने के बाद एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ये भी पता चला है कि मुर्तजा ने डॉलर से विदेशी सिम खरीदी थी जिसका इस्तेमाल वो प्रतिबंधित वेबसाइट को सर्च करने में किया करता था। इधर एटीएस, एफटीएफ और पुलिस मामले की जांच कर रही है और रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि मुर्तजा के पास से नेपाली करेंसी के साथ डॉलर भी मिला है। ये भी सामने आया है कि कई खातों में वो रुपए भेजा करता था और नौकरी के दौरान जो भी उसने पैसे जुटाए हैं उसे जिहाद की नर्सरी तैयार करने में वो खर्च कर रहा था। नेपाल के बैंक खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए सीरिया के अलग अलग बैंक खातों में भेजे गए हैं। नेपाल के अलावा विदेशों में उसके खाते संचालित होने की खबर पर जांच तेज कर दी गई है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर 3 अप्रैल की शाम 7:15 बजे के करीब एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। आरोपी को मौजूद लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान पार्क रोड सिविल लाइंस स्थित निवासी मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई थी। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई मुर्तजा आईएसआईएस का मोहरा है? क्या पूरी साजिश के तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, आज इसी की पड़ताल करेंगे विशेषज्ञों के साथ। चलिए, तो आज इसी को लेकर चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। बहुत आपका स्वागत है वत्स जी कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आलोक वत्स जी आप ही से शुरुआत करते हैं। नए खुलासे हो रहे हैं मुर्तजा अब्बासी को लेकर और जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है, यकीनन बहुत सारे ऐसे तार अब जुड़कर देखे जा रहे हैं जिससे ऐसा आभास हो रहा है कि बहुत बड़ी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है। आईएसआईएस से इसका कनेक्शन क्या लग रहा है आपको? कितने बड़े खुलासे और कितना बड़ा मास्टरमाइंड ये कहा जा सकता है? देखिए पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि विदेशी ताकतें जिसमें आईएसआई, अल कायदा, इस तरीके जो संगठन है
वो हिंदुस्तान की प्रभुता, संपन्नता, इसको खोखला करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और ये उसी कड़ी में एक ये स्टेप है। 100% ये आदमी आईएसआई से संबंधित है और इसका इरादा वहां घुसने के बाद इस तरीके का आनंद फैलाना था कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर इसके हाथ बंदूक लग जाता कार्बाइन, जिसके ये फिराक में इसने अटैक किया जी। तो सोचिए वहां होलोकॉस्ट हो जाता, जेनोसाइड हो जाता, जो भी था वहां मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन प्रभु की कृपा और इस सब का सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में आदरणीय योगी जी हैं। जो उन्होंने इनके मंसूबे, जो गलत सलत इनके मंसूबे थे, उस पर उन्होंने बुलडोजर चला के पानी फेर दिया है। उससे ये लोग काफी उद्वेलित हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन ये मंसूबे इनके पूरे होने वाले नहीं है। अब भारत दूसरी तरफ अंगड़ाई ले चुका है और अब भारत एक स्वस्थ और मजबूत भारत, एक भारत जहां पे समान नागरिक कोड होगा, एक भारत जिसमें संप्रभुता होगी, प्रभुत्ता होगी। अब देखिए, अभी ये बात चल रही है ये अजान पे। अरे भाई, तो अजान पे क्या बात है? 2005 में ही इसकी रूलिंग आ गई है। जितने डेसिमल है उस पर हिंदू भी चलाएं, ठीक है, मुसलमान भी चलाएं, चर्च वाले भी चलाएं, क्या दिक्कत है? लेकिन ये मुसलमानों को तुल दे के क्यों इस बात को कहा जा रहा है कि वी आर एंटी मुस्लिम? क्या मंदिरों को भी चिट्ठी इशू हुई है, उनको भी नोटिस गया है? ठीक है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि रशिया जब टूटा था तो रशिया में भगवान नहीं थे, बुत परस्ती नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप रशिया जाएं तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि ऐसे देश हैं, हर 5 किलो पर एक मस्जिद खड़ा मिलेगा, या निर्माणाधीन है या बन के तैयार है। क्योंकि लोगों ने उनकी भावना को भड़काया और बताया कि तुम मुसलमान हो, तुम रोजा रखो, तुम ये करो। उसी तरीके से अगर हिंदुस्तान के अंदर, मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी आज तक हलाल मीट खाता था, लेकिन जब मैंने अपने मुसलमान दोस्तों को हलाल मीट खाने को प्रेरित किया तो किसी ने बात नहीं मानी, तो मेरी अंतरात्मा भी जाग गई। अब मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो झटका मीट खाऊंगा। तो इसमें दोस्ती में खलल कहाँ है? तुम अपना हलाल खाओ, मैं झटका खाऊंगा, और जहां झटका नहीं मिलता वहां डिमांड करूंगा कि मुझे झटका चाहिए। अगर वर्षों के बाद मेरी अंतरात्मा जाग गई है, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना सही है? क्या डिवाइड हो रहा है? आप बताइए क्या डिवाइड हो रहा है? आप हिंदू मुस्लिम की तरफ से लेके जा, आप किसी मुस्लिम को इनके हलाल के पीठ खिला के दिखा दीजिए। फिर आप इसको हलाल तक ले आए हैं, फिर हिजाब पर ले आएंगे और सीधा सा मैं तो कह रहा हूँ पूजा जी, आप किसी मुसलमान को हलाल मीट खिला के दिखा दीजिए मुझे, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। खिलाना है मतलब क्या? इसके पीछे की मंशा क्या है? मुसलमान क्या हो जाएगा ऐसा करने से? क्या खाएगा ही नहीं, वो खाएगा ही नहीं, वो आपका मर्डर कर देगा अगर आप कहेंगे कि मैं खिलाने जा रही हूँ। नहीं खाएगा। तो ये सारी सहिष्णुता, ये सारी कुर्बानी हिंदू ही क्यों दे, मैं ये जानना चाहता हूँ। आलोक जी, आप तो अलग ही मैटर में इसमें चले गए। अलग मैटर नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। आप जो खा रहे हैं वो मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं जो खा रहा हूँ आप नहीं खाएंगी। इट्स अ सीरियस मैटर, आप इसको आसानी से ऐसे मत घुमाइए। भास्कर जी, प्रतिक्रिया सबसे पहले तो इन तमाम जो सवाल उठा दिए हैं आलोक जी ने, उस पर प्रतिक्रिया, फिर सवाल पूछूंगी आपसे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिस पर आज डिबेट हो रही है, हम इस पर बात करें, उसके संबंधित विषय पे बात करें तो बात समझ में आती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, गोरखनाथ में जो ये गोरखपुर में जिस तरह की घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और दोषी को सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी धर्म विशेष में किसी प्रकार के प्रयास करें जिससे कि दुर्भावना फैले और एक माहौल खराब हो। देश का, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोई धर्म इजाजत नहीं देता, तो हमारा संविधान करता है। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, दोषियों की सजा की मांग करते हैं। लेकिन प्रश्न यही खत्म नहीं हो जाता, प्रश्न यहां से शुरू होता है जी। और प्रश्न क्या शुरू होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आज देश में प्रदेश में ऐसा हेटेड पॉलिटिक्स पास क्यों है। ऐसी घटनाएं जब से योगी 2 की सरकार आई है तो क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी घटना इस तरह की है। इन्होंने चुनाव के बाद ऐसा माहौल तैयार है कि ये डिवीजन करना चाहते हैं, डिवीजन को इन्होंने कहा, इसका नारा देके ये हम उसको कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट के रूप में हम देखते हैं। और हमारी मांग ये है, हम ये कहते हैं कि इस तरह की हेटेड पॉलिटिक्स का जो इन्होंने बीज बोए हैं उसका कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं उसको अंकुरित कर रही है, चाहे ये गोरखपुर की घटनाएं हो या अन्य घटनाएं हो। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव जीतने में सफल हुई है, लेकिन उन्होंने लोगों को जो बांट कर डिवीजन कर उनका एक हेटेड पॉलिटिक्स का जो अध्याय प्रारंभ करा है, इसके दूरगामी परिणाम के लिए नहीं हो गया। जी भास्कर जी, लेकिन इसका कनेक्शन तो ISIS से जोड़कर देखा जा रहा है ना, मोहरा बना रही है क्या ISIS को? सीधा सा सवाल तो ये है। देखिए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बातें कैसे आ गई हैं? हाँ सर मैं इनके विषय में नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के पूजा जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। सर आपने भाई का नाम आ गया, उसको कंडेम कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ ना सर। बोलिए, स्वागत है, बोलिए, आपका स्वागत है, बोलिए। जी हम बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और आपकी बात का भी जवाब दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, हम गंभीरता से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम में, समाजवादी पार्टी इस तरह की घटनाओं का, इस तरह की विचारधाराओं का सख्त विरोध करती है। लेकिन साथ साथ हम विरोध करते हैं उन लोगों का, हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के खिलाफ जो लोग भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बांट के संविधान के मूल स्वरूप को जो एक कमजोर करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और हम मानते हैं तो इन्होंने समाज को जो बांटने का प्रयास करा उत्तर प्रदेश में, ये इसका कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट के रूप में इसको देखते हैं। इस तरह का धार्मिक उन्माद आखिरकार पैदा क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ। आलोक वत्स जी, क्या भारत के लिए आने वाले दिनों में एक बड़े खतरे के तौर पर इसको समझा जाए? क्योंकि कल ही आपने सुना होगा एक ऐसा वीडियो जहां पर कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ था उसकी तारीफ करता हुआ एक ऐसा बड़ा आतंकी नजर आ रहा था, जो कि अभी तक सबसे बड़ा कहा जाता है आतंकी है। भारत में सबका इंटरफेयर होना और भारत के खासतौर पर युवा वर्ग को इस तरह से मोहरा बनाना किस तरह का इशारा कर रहा है? देखिए पूजा जी, ये लोग जो ये फौरी ताकतें हैं, ये हर हालत में इंडिया में घुस के, भारत में घुस के यहाँ की कौमी एकता, यहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण, यहाँ का सोशल फैब्रिक और यहाँ पर मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। लेकिन जब तक मोदी जी और योगी जी हैं, इनके मंसूबे नहीं कभी भी सफल होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इनके मंसूबे नहीं सफल होंगे, चाहे ये कश्मीर में उन्माद करें, ये यूपी में उन्माद करें। लॉ एंड ऑर्डर का ही तो मुद्दा था जो चुनावों में सबसे हावी रहा। अब अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, लॉ एंड ऑर्डर में तो लॉ एंड ऑर्डर पे ही तो हमको वोट मिला है। हाँ, वो लोग तो समाजवादी पार्टी के नाम पे ही डर गए थे कि वो आएंगे तो गुंडे मवालियों की सरकार आ जाएगी। आप जैसी महिलाओं ने छठ के वोट दिया है बीजेपी को, मुसलमान महिलाओं ने पर्दे बुरके के पीछे से हमको वोट दिया है, क्योंकि यहाँ पर सुकून है, चैन है, राशन मिल रहा है, और सब लोग तो कुछ नहीं देता है, ठन गोपाल है, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है। तो जीत कैसे हुई? इसीलिए इसी को लेकर आप लोगों का हाथ जोड़ के ही जीत किया है। इसी को लेकर सवाल है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, उत्तर प्रदेश जैसा सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव राज्य, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको लेकर लग रहा है कि आगे और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, आगे और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने की जरूरत है। आप देखिए क्या माहौल बन गया है पूजा जी। हाँ। तख्ती बांध के और ग्रेड क्रिमिनल, खूंखार अपराधी थाने पर आके कह रहे हैं मुझे पुलिस जेल में बंद कर दीजिए, और कबूल रहे हैं कि कहाँ मैंने किया है डकैती, कहाँ मैंने किया है चोरी, कहाँ मैंने बलात्कार किया और कहाँ मैंने मर्डर किया है। ये है योगी का और मोदी का
जलवा कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने वाले लोग हैं, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट माफियाइज्म, अगेंस्ट किसी भी तरीके का, अगेंस्ट रेप, हम इन चीजों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और आप देखते रहिएगा, जहां भी ये इस तरीके का वारदात करेंगे, ये इनिशियल में ही दबोचे जाएंगे और इनको वहीं पर हम मटियामेट कर देंगे। इसलिए आप घबराइए मत, इंडिया, भारत सुरक्षित हाथों में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जब से योगी पार्ट 2 की सरकार आई है, आप देख रहे होंगे किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं मेरे साथी प्रवक्ता को कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, आपने देखा परीक्षाएं लीक हो गई हैं और उस परीक्षा का साइड इफेक्ट ये पड़ा कि एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। इससे भारतीय जनता पार्टी के जूं भी लगेंगे। मैं गाजियाबाद में रहता हूं और गाजियाबाद में मैं देख रहा हूं कि 25 लाख की लूट पेट्रोल पंप पे हो जाती है। ये योगी सरकार का आगाज है। इसके साथ साथ हम पाते हैं, हम ये देख पा रहे हैं किस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अभी आप चाहे मुर्तजा कह लीजिए, चाहे उसको कुछ कह लीजिए, लेकिन जो इस तरह की घटनाओं का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इनका खोखलापन दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। और हम इनको, चाहे इनका महंगाई का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो, इनको और मातृशक्ति का मुद्दा हो, एक ब्राह्मण लड़की के साथ रेप करके उसको फेंक दिया गया, ऐसा माहौल आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इसको समझ रही है। और जो धर्म की अफीम का असर 2 बार चुनाव में हुआ है, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, पूजा जी एक बहुत अच्छी पत्रकार आप हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप एक देखेंगे कि निश्चित तौर पे एक दिन उत्तर प्रदेश का जनमानस उस धर्म की अफीम से जागेगा और निश्चित तौर पे ऐसे जो धर्म के ठेकेदार है जो जी। आपको नहीं लगता कि इस दिशा में जब इस तरह के कोई भी हालात खड़े होते हैं, जब इस तरह की कोई भी घटना होती है, तो सभी को एकजुट होकर कोशिश करनी चाहिए कि कैसे जो युवा जिसको मोहरा बनाया जा रहा है बड़े बड़े आतंकी संगठनों के द्वारा, जिनको सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, उस दिशा में ऐसा काम किया जाए कि युवा भटके ना, उसको सही मार्गदर्शन दिखाया जाए, बजाय एक तरफ उसका पक्ष करने के, एक तरफ उसका विपक्ष करने के, उसको सही गाइडेंस मिल पाए। ये आज जरूरत नहीं है क्या? पूजा जी, एक जिम्मेदार चैनल के होने के कारण मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमने इस घटना की शुरू से लेकर अब तक निंदा की है। हाँ। और दोषियों को सजा, दोषी आगे तक के जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी भी हूं, और ये हेट पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट है, अगर आप इसकी तय में जाना चाहेंगे, जो उन्होंने एक नफरती माहौल उत्तर प्रदेश में बना दिया है, जो हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है उसको जो इन्होंने विध्वंस करा है भारतीय जनता पार्टी ने, एक नफरत का माहौल है। हम और मैंने कानून को पढ़ा है, मैंने संविधान को पढ़ा है, उसमें संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। पूजा जी, उसको कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के सिख या हम भारत के ईसाई। इन्होंने उस संविधान की मूल भावना को भी ठेस करने का काम करा है। हम उस लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग कर रहे हैं। ठीक है आलोक वत्स जी, बांटने का काम, इस तरह से कम्युनल करने का काम बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है और उसी का धार्मिक उन्माद है कि इस तरह के अभी तो एक है लेकिन कई ऐसे मुर्तजा ना खड़े हो जाएं। ये सीधा सा सवाल उठ रहा है। एक चीज बताइए पूजा जी, प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे, अखिलेश जी मुसलमान का टोपी लगा लेते हैं, अखिलेश जी किसी मुसलमान को बैठा के अपने साथ ये झटका का मीट खिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आलोक जी आप नहीं, प्लीज मूल में जाइए। मैं आपको अगर वो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो हम भी उनकी भावनाओं को नहीं सिर पे उठाएंगे, आप ये जान लीजिए। और हिजाब की बात रही तो हिजाब को कोर्ट ने कह दिया है कि ये कुरान में इसका कहीं मेंशन नहीं है। और हिजाब हिंदू और मुस्लिम क्या, चलिए किया जाती है स्कूल, वो सुबह में दुपट्टा से सिर्फ आग दिखाई देता है और कुछ नहीं। ऐसे मामलों से कैसे निपटेगी सरकार, जहाँ पर मुर्तजा जैसा शख्स खड़ा हो जाता है, जहाँ पर आईएसआईएस से कनेक्शन होने लग जाता है, जहाँ पर एटीएस नए खुलासे कर रही है, बहुत सनसनीखेज, इनसे कैसे निपटेंगे सर? हलाल और इन हिजाब में मत अटके रहिए,
कैसे जो है देश को और चीजें घेर रही हैं उस पर भी तो ध्यान देना होगा ना। पूजा जी, जो आईएसआई से कनेक्टेड होगा उसको योगी जी रसातल से भी खींच के ला के दंडित करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जो ये चीजें अभी हो रही हैं इस पर भी नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है। ये मुसलमान टोपी पहन के ये नेतागण क्या दिखाना चाहते थे? अखिलेश जी मुसलमान टोपी पहन के कि हम बहुत बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। क्या दिया उनको? राशन हमने दिया, शौचालय हमने दिया, घरे हमने एहसान दी। नहीं करा ना आलोक जी, देश के नागरिक है वो, संविधान हक देता है उन्हें। मैडम कोई अलग से आपने कैटेगराइज तो किया नहीं है। सुनिए मैडम, आपकी बारी आई तो आपने कुछ नहीं दिया, मेरी बारी आई तो मैंने दिया, तो आई एम ए गुड परफॉर्मर। मेरी बारी आई तो मैंने सेंचुरी मारा, उसके लिए आपको मैंडेट दिया है ना। गुड हाँ? परफॉर्मर है तभी तो उस परफॉर्मेंस का आपको परिणाम मिला है, तो उस परिणाम को समझिए। आपको बैटिंग का मौका मिला था, फॉर्मर 0 पे आउट हो गए। हमको जब बैटिंग का मौका मिला तो मैंने सेंचुरी मार दी। ठीक है, चलिए तो बहुत शुक्रिया। समय है मेरे पास आज की डिबेट के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।